नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मंत्रियों का लंबे समय से इंतजार खत्म हो गया है और विभागों का बंटवारा भी हो गया है। इस विभागों के बंटवारे में जहां होम मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखी है, या यूं कहना चाहिए उनके पास रखी गई है, वहीं फाइनेंस दिया कुमारी के पास है, इंडस्ट्रीज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास, और तमाम विभागों का जो बंटवारा किया गया है उसी से तय होता है कि कौन सा मंत्री कितना ताकतवर है। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजस्थान की कैबिनेट में किसे ताकतवर मंत्री के रूप में पहचान दी गई है और किसे मंत्रालयों में भी जो कैटेगरी होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फिर सेकंड स्टैंडर्ड, उस तरह से तो कौन से ऐसे विभाग हैं जिनको लेना नहीं चाहते हैं बड़े सारे मंत्री, लेकिन लेकर मंत्रालय का काम आगे बढ़ाना होगा। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गजेंद्र सांकला कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव तिवारी जी जुड़ने वाले हैं और साथ ही संगीता परिक्रमा जी, राजीव तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आखिरकार 32 दिन बाद आपकी कैबिनेट बन गई है, तस्वीर साफ हो गई है। तो इस कैबिनेट के माध्यम से भजनलाल सरकार, मुख्यमंत्री, आपकी बीजेपी की सरकार क्या संदेश देना चाहती है, कितनी कामयाब आप मानते हैं, इससे क्या संदेश इस पूरी कैबिनेट के जरिए क्या संदेश गया है लोगों में, और आप कितना अपने उस संदेश को देने में सफल हैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। मीना जी, मैंने 2 दिन पहले आपको डिबेट में कहा था। आपने रोज पूछते थे मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा कब होगा। मैंने आपको कहा था 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसी संभावना है, और हो गया। सारे कयास दूर हो जाते हैं समय आने के ऊपर। अब आता हूँ संदेश। सीधा सीधा संदेश गया है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश। जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन, समन्वय इस मंत्रिमंडल में भाजपा ने दिखाया है और भाजपा ने किया है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है राजस्थान की धरा पर, जो पहले नहीं देखने को मिलता था इस तरीके का। इस बारी भाजपा नित्य नए प्रयोग भी करती है और उन प्रयोगों में सफलता भी प्राप्त करता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से विभागों का बंटवारा हुआ है, चाहे आप किसी भी मंत्री जी को उठा के देख लीजिए, किसी का नाम आप देख लीजिए, अनुभव का पूरा लाभ, उस विभाग के साथ न्याय, राजस्थान की जनता के साथ न्याय, इन 2 पैरामीटर पर ध्यान रख करके और ये सारा मंत्रिमंडल बना है। और मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है इस राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए। मंत्रिमंडल का हो गया गठन, विभाग बंट गए हैं, काम पहले ही शुरू हो गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद में। लेकिन अब और तीव्र गति से काम होगा, जैसा कि सब लोग कहते थे हमारे को कि काम कब होगा, काम रुके हुए हैं, काम भी शुरू हो जाएगा। 5 साल का कार्यकाल है, मैंडेट दिया है राजस्थान की जनता ने, तो 5 दिन का या 5 महीने का मैंडेट नहीं दिया है, 5 साल का मैंडेट दिया है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो केवल एक है कि राजस्थान की सेवा करनी है, राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करनी है। और उसी ध्येय वाक्य के साथ और हमारे संकल्प पत्र को सिद्धि पत्र में बदलने के लिए हमने जो गारंटियां दी है जनता को, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए ये मंत्रिमंडल बना है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल शानदार काम करेगा, राजस्थान की जनता को न्याय देगा और राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। आप देखिए मीना जी, जिस प्रकार की स्पीड इस सरकार ने पकड़ी है, डबल इंजन की सरकार ने, आप देखना आने वाला समय 5 साल नहीं, कई 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रहने वाली है। और ये जी। इसलिए रहने वाली है कि चिंता करते हैं जनता की, चिंता जी। करते हैं जनता को क्या राहत दे सकते हैं, जनता को क्या सुविधा दे सकते हैं, जनता का दुख दर्द कैसे दूर कर सकते हैं। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे राजस्थान के प्रधान जगदीश जी, सेवक, मुख्य जगदीश सेवक जी, भजनलाल जी हो, और जगदीश चाहे जी के कोई भी हो। पास जा रही हूँ मैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपने जो कहा कि अनुभव और नई पीढ़ी दोनों को साथ लेकर चलने का संदेश दिया गया है। होम मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री के पास है, जो पहली बार के विधायक हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री दिया कुमारी के पास है। टूरिज्म दिया कुमारी के पास है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया कुमारी के पास है। सूचना एवं प्रसारण सीएम के पास है। जगदीश शर्मा जी, जो ये कोर मंत्रालय
फिनेंस, होम खास करके दो, उसके बाद राजस्थान में टूरिज्म की अपनी इंपॉर्टेंस है और खास करके यूडीएच भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ दिया कुमारी के पास ही है। जगदीश शर्मा जी, ये संदेश अनुभव का लाभ उठाने वाला बताता है क्या? दिया कुमार जी का कौन सा अनुभव है सरकार चलाने का या सरकार में रहने का? मुझे नहीं मालूम कोई अनुभव है इसमें। दो तीन लोगों को अनुभव वाला कह सकते हैं जो कभी न कभी मिनिस्ट्री में रहे हैं या ऐसा, जैसे कि किरोड़ी लाल जी और जैसे कि राज्यवर्धन सिंह जी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो अनुभव बताया जा सकता है। दिया कुमार जी तो कभी सरकार में रही नहीं, नगर परिषद के कामकाज को भी उन्होंने नहीं देखा। लोकसभा का जरूर देखा है उन्होंने और विधानसभा को पहले अटेंड भी किया है, लेकिन ये इतने प्राइम मिनिस्ट्रीज उनको दी गई है। फाइनेंस अपने आप में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है। अभी तो राजस्थान जो है ना 5,49 करोड़ के वित्तीय घाटे में है। घाटे का मतलब कि उनके ऊपर ऋण है इतना। अब पहले तो ये इंतजाम करना पड़ेगा कि ये पैसा चुकाने की क्या व्यवस्था की जाएगी। दूसरा ये है कि हालत राजस्थान सरकार की ऐसी है कि कर्मचारियों को पैसा देने से पहले 1 वीक पहले से फाइनेंस डिपार्टमेंट लगता है और कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, हमारे किन किन प्रोजेक्टों का बचा हुआ, उसमें से लेकर और फिर तनख्वाहें बट रही है। बाकी बिल वगैरह जैसा कि पहले भी पिछली दफा भी बातों में आई थी, ठेकेदारों के पेमेंट हैं, ये हैं, वो सब के सब अटके पड़े। तो ये फाइनेंस अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। फिर उसके साथ उन्होंने पर्यटन दे दिया, फिर यूडीएस दे दिया। आपको ध्यान होगा पिछली गवर्नमेंट में यूडीएच शांति धारीवाल जी के पास था, जो सारा दिन उसी में बिजी रहते थे। उनके पास दूसरे डिपार्टमेंट को संभालने की फुर्सत नहीं थी। उससे पिछले बार उनको होम मिनिस्ट्री साथ में दी गई थी यूडीएच के साथ, लेकिन उनको थोड़े दिनों में ही होम मिनिस्ट्री दूसरे मुख्यमंत्री को सौंप देनी पड़ी कि ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। तो मुझे मालूम नहीं कि अब किस तरीके से बहुत ही अलग तरीके की जोश के साथ काम करेंगे और दिन रात करेंगे और इन कामों को ठीक से कर भी लेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ है, खासकर राजीव तिवारी जी, ये तो हुई यूडीएच की, फिनेंस की बात, दिया कुमारी जी की बात। इसके अलावा बड़ा आप पूरी लिस्ट को देख रहे थे विश्लेषण करने के लिए, जितनी देर मैं कोई और मैसेज देख रहा था। मैं अच्छा तो नहीं, पहले लेकिन देख ली थी। लिस्ट भी क्योंकि अभी आई है तो स्वाभाविक बनता सर देखना। लिस्ट आए हुए करीब 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो हमें सर आप पर कोई किसी को दूर तक, मतलब आपके पास लिस्ट आने के बाद विश्लेषण करने में 5-10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा। ये बिल्कुल अभी जगदीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि दिया कुमारी जी को वित्त और पर्यटन, यूडीएच, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण विभाग है वो दे दिए, जबकि उनका मतलब जैसा राजपुरोहित जी कह रहे थे कि जो अनुभव और उसका जो समन्वय रखा गया है युवाओं में और नए लोगों में और अनुभवी लोगों में, तो वैसा तो कुछ नहीं। लोगों को जो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, सिर्फ आप 2 छोड़ दें। एक तो चिकित्सा गजेंद्र सिंह खीलसर को दिया गया है, तो वो पुराने पिछले मंत्रिमंडल में भी वो पर्यटन मंत्री थे और उनके पास माइनिंग भी थी, एनर्जी भी रही उनके पास, तो वो जरूर एक अनुभवी मानता हूं मैं उनको। किरोड़ी लाल मीणा है, वो अनुभवी हैं। बाकी तो आप तीनों ही ऊपर देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी पहली बार का चुनाव था और पहली बार ही वो गृह भी उनके पास है, सूचना प्रसारण भी उनके पास है। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो भी रखा अपने पास है। तो अब ये सब जो बैरवा जी हैं, बैरवा जी को भी जो उनको जो विभाग मिले हैं वो भी महत्वपूर्ण विभाग है। और ये जो यूडीएच को लेकर जो आपस में टसल थी, दोनों में लड़ाई यूडीएच की थी कि बैरवा जी चाहते थे मुझे मिले और दिया जी चाहती थी मुझे मिले।
और उसी वजह से जो 3-4 विभागों को लेकर एक चिकित्सा विभाग किरोड़ीलाल जी चाहते थे, तो इनको लेकर जो ये देरी हो रही थी विभागों को बंटवारे में, उसके पीछे कारण यही था कि कुछ लोगों को, अब आप देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को इंदिरा नहर का, क्योंकि उनको बिना चुनाव जीते ही दे दिया गया, और वो चूंकि करणपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो वो इंदिरा गांधी नहर का पूरा इलाका है उनका, तो ये सोच समझकर दिए गए। वैसे तो विभाग अब पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने सारे नाम तय किए हैं और विभाग भी तय किए हैं उन्होंने, तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनको 5-6 महीने बहुत कसकर मेहनत करनी पड़ेगी इन विभागों पे पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि वित्त विभाग दिया कुमारी जी के पास है, और राजस्थान कितने गहरे कर्ज में डूबा हुआ है। ये लगातार कर्ज की बात को लेकर चुनाव भी लड़ा गया, चुनाव में भी एक मुद्दा बीजेपी ने, राजस्थान की जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने जितनी अपनी योजनाओं में पैसा अनाप शनाप खर्च किया, उसके लिए यही कहते कि वह कर्ज में डुबोते जा रहे हैं। तो अब इस कर्ज से उबारने की क्या योजनाएं रहेंगी, कैसे इस जो कर्ज में डूबा हुआ एक है उसको वापस पटरी में लाने का जो उपक्रम कैसे होंगे, किस तरीके से योजनाएं बनेंगी। शिक्षा विभाग जो है सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो बैरवा जी को दे दिया है जी, और मदन दिलावर के पास, मदन दिलावर जी के पास भी है भाई। शिक्षा के 3 पोर्शन है, स्कूली शिक्षा हो गई, उच्च शिक्षा हो गई, तकनीकी शिक्षा हो गई, तो ये 3 सेक्शन में से बांट दिए 2 जगहों पे। तो उच्च शिक्षा जो है वो बैरवा जी के पास आ गई। चेतन राजपुरोहित जो बात कह रहे हैं राजीव तिवारी जी की गजेंद्र सिंह खींवसर और किरोड़ी लाल मीणा जैसे वरिष्ठों को एक मंत्रालय और नए लोगों को 3-3, 4-4 मंत्रालय, तो इससे क्या संदेश दिया है? ये संदेश दिया है जी, नए लोग ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। ये किरोड़ी लाल जी और ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब एक विभाग में ही उनका समय ज्यादा संभालने में लग जाएगा। उनके पास कृषि विभाग है किरोड़ी लाल जी के पास, और गजेंद्र सिंह जी के पास में, तो मेरा जो मानना था उसमें था कि गजेंद्र सिंह जी के पास अगर पर्यटन विभाग आता, चिकित्सा विभाग है कोई बात नहीं, चिकित्सा में भी वो अच्छे, क्योंकि अनुभवी आदमी है, पर्यटन विभाग में उनकी मास्टरी थी, क्योंकि वो खुद भी होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और पहले भी पर्यटन का पूरा जो ये महकमा है इसको बहुत अच्छे से संभाल चुके हैं। तो वो होता, एनर्जी होती उनके पास, तो वो ज्यादा अच्छे से उसको देख पाते हैं। अब उनके पास चिकित्सा है, और चिकित्सा भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिरंजीवी योजना, राज्य कर्मचारियों की जो चिकित्सा योजना है, ये सारी योजनाएं अभी बहुत ही मुश्किलों में पड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। गजेंद्र कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, कैबिनेट जो आप देख रहे हैं, कैबिनेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसी तस्वीर नजर आ रही है, कितना जो तालमेल बैठाने की कोशिश बीजेपी की सरकार ने की है, वो क्या संदेश आपको नजर आ रहा है गजेंद्र जी? जी मैम, कांग्रेस पार्टी तो इसको इस रूप में देखती है कि आज 1 महीने से अधिक समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, और छोटे छोटे डिसीजनों पर ये केंद्र की सरकार के ऊपर, केंद्र के नेताओं के ऊपर डिपेंडेंट है। और मुझे ये भी लगता है जिस तरह से राजनाथ जी पर्ची लेकर के आए थे, उसी प्रकार अमित शाह जी भी एक पर्ची लेकर के आए हैं और वो मुख्यमंत्री जी को दी है और ये लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस वेट और वॉच की स्थिति के अंदर है, किस तरह से ये पोर्टफोलियो जो दिए गए हैं कैसे जिम्मेदारियों का वहन कर पाते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर राजस्थान की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप देखिए, बड़ी भयावह की स्थिति है राजस्थान के अंदर। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज सब चुप हैं। किस तरह से राजस्थान की स्थिति को इन लोगों ने बहुत हल्के के अंदर लिया है और जिम्मेदारियों का वहन अब आज हुआ है, किस तरह से इस बात को संभाल पाते हैं।
और जिस तरह से राजस्थान एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, इंडिपेंडेंट राज्य था, धीरे धीरे ये शासित प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं कि कोई भी डिसीजन है शासन के बिना या कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, सारे डिसीजन वहां पर हो रहे हैं। तो देखते हो समय परिस्थितियों के अनुसार क्या स्थिति रहती है। बड़ा बड़ा मुश्किल टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक हिंदुस्तान का स्टेट है जिसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और ये अभी तक भी मेरे ख्याल से उस हनीमून पीरियड से बाहर नहीं आए हैं, और हर छोटी छोटी घटनाओं को, हर छोटे छोटे कार्यक्रम को इवेंट्स के रूप में देकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा। 3 दिन से अब प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर के और सारा सब लोग उसके अंदर बिजी है। क्या मणिपुर की स्थिति देश के अंदर चल रही है, किस तरह का माहौल देश के लोगों के साथ गुजर रही है, पर इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो यही मतलब है कि आगे आने वाला लोकसभा चुनाव है और दोबारा सत्ता हम कैसे हथियाएं। हर समय सत्ता के बोर्ड में, हर समय चुनाव के बोर्ड में रहने वाली ये पार्टी एक राजस्थान के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरह से राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को, किस तरह से राजस्थान की महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का किस तरह से दुगना मूल्य दिलाने की बात केंद्र की सरकार लगातार करती आ रही है, लेकिन कार्यशैली के अंदर कहीं भी उसकी परिणति नहीं है। इसलिए चिंता की विषय कांग्रेस को वेट एंड वॉच की स्थिति है, गौर किए हुए है, छोटे छोटे इवेंट्स पर गौर किए हुए इनके, और उसको लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस जल्दी ही सारी चीजों को लेकर के जनता के सामने आएगी। लोकसभा का चुनाव है, इन बातों को बहुत प्रखर तरीके से उठाया जाएगा कि आज हिंदुस्तान की जनता की आवश्यकताओं की प्रायोरिटी न होकर के इवेंट मैनेजमेंट की जो सरकार है, ये निश्चित रूप से एक चुनौती है इस हिंदुस्तान के लोगों के सामने। जी बिल्कुल, तो ये चुनौती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जयपुर में है, दूसरी तरफ गजेंद्र जी का कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी से समझा जा सकता है इस स्टेट की इंपॉर्टेंस, और बीजेपी इस बात को समझते हुए ही प्रधानमंत्री को यहाँ लेकर आई होगी गजेंद्र जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, या प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए होंगे। तो राजस्थान की इंपॉर्टेंस से तो बीजेपी वाकिफ है, कांग्रेस से ज्यादा शायद। आज आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा, और वहां लोकसभा की तैयारी के लिए पूरी मशीनरी प्रदेश की और केंद्र की यहाँ पर जुट चुकी है। तो ये इतना जो जबरदस्त फर्क है, बड़ा फर्क है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रणनीति, इन सब का, इससे आप कैसे पार पाएंगे? ये एक सवाल आपके लिए है गजेंद्र जी, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। कपिल राजगुरु जी, कैबिनेट जो इस वक्त प्रदेश को मिली है, आप क्या समझ में आ रहा है? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी मंत्री बने सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई, और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो इसमें एक अच्छा विपक्ष होने के नाते या अच्छी पार्टी होने के नाते हम लोग उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन सवाल जो आते हैं वो ये आते हैं, बिल्कुल सही कहा जगदीश जी ने भी कहा, तिवारी साहब ने भी कहा, कि सवाल ये आता है कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया है और सीनियरिटी को साइड में रख के जो नए लोग हैं उनको दिया गया, तो मेरा ये भी मानना है कि नए लोगों को अगर यहाँ पे मौका दिया है तो उनके अंदर कुछ नई प्लानिंग होगी, नई ऊर्जा होगी, उस हिसाब से दिया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कुछ सोच के दिया होगा। लेकिन उस मंत्रालय को किस तरह से और किस लेवल पर अपने हिसाब से वो लोग मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य के अंदर शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन सारा हिंदुस्तान मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के नाते जानता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी अपना इंपैक्ट कैसे छोड़ता है, क्योंकि मंत्रालय बांटना ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। जैसे मंत्रिमंडल बना उसके बाद में इन्होंने बहुत देरी कर दी, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देरी की, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। और मैं चेतन सिंह जी अभी कह रहे थे कि हम लोगों ने जिस गति से काम किया उस गति से आगे राजस्थान को बढ़ाएंगे, तो चेतन सिंह जी माफी चाहता हूं, 2 महीने लग गए, ऐसे राजस्थान को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन में ही आपको 2 महीने लग गए। तो अब राजस्थान को अगर इसी स्पीड में आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान पाषाण युग में चला जाएगा। और जहां तक मंत्रिमंडलों का सवाल है, मैडम, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सभी मंत्रियों की शुभकामना है मेरी तरफ से, और जो भी उम्मीद करते हैं कि सारे मंत्री बहुत अच्छी तरीके से अपने। कितना मिला जोधपुर को, अपेक्षित मिल पाया? मैडम देखिए, जोगाराम जी, संगीता जी से सवाल है मेरा ये। हाँ जी, बिल्कुल। मंत्रिमंडल का जो भी हुआ, जैसे कि
राजीव जी ने कहा है, जिनका सीनियरिटी वाइज वैसे सीनियर्स को कम विभाग दिए गए, मगर हमारे जोधपुर से जो बात करें, गजेंद्र सिंह जी को चिकित्सा विभाग बहुत अच्छा सी विभाग मिल गया है, मगर पर्यटन विभाग मिलता तो ज्यादा, वो भी उनका अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा रहता। उसी तरह जोगाराम जी को वो खुद वकील हैं, लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, तो उनको कानून विधि विभाग मिला है। साथ ही उनको संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया है। उनको विधानसभा में अच्छी उनको जिम्मेवारी मिली है उनको, कि वो अच्छी तरह से इसको काम कर पाएंगे, संसदीय कार्य अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह अविनाश गहलोत को सामाजिक और आधारिकता विभाग मिला है, वो भी वकालत किए हुए हैं। तो अच्छे से जोधपुर संभाग को जो भी बात करें, जोराराम कुमावत को पशुपालन डेयरी, ओटाराम देवासी, के विश्नोई, सबको अच्छे विभाग मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा मारवाड़ का अच्छा इसमें योगदान, हमारे जो मंत्री बने हैं अच्छी तरह से अच्छा योगदान देंगे सरकार चलाने में। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि दिया कुमारी जी को जैसे कि नहीं है, तो उन्हें वित्त विभाग दिया गया है। पहली बार शायद वो बजट पेश करेंगी एज ए वित्त मंत्री, पहली बार महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर पाएगी। और वैसे उनके लिए सबसे बड़ी बात वो नई है, जैसे कि अभी पहले हमें हमारे वक्ताओं ने कहा भी कि वो नई है और बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, मगर मुझे लगता है कि वो महिला और अच्छी तरह से वो ये विभाग चला पाएगी, वित्त विभाग चला पाएगी। और जो प्रदेश में जो वित्त संकट है उससे उबरने के लिए बढ़िया सी अच्छी कोई तो अच्छा अपना रोड में तैयार कर पाएगी। तो कुल मिला के ठीक है, पूरा अच्छा होगा। भजन लाल जी शर्मा जी खुद ने अपने गृह विभाग रखा है, तो सबसे बड़ी चुनौती उनके पास कानून, प्रदेश की जो क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था कि भाजपा सरकार आएगी सब कुछ अपराध नियंत्रण में हो जाएगा, अभी तक वैसी स्थिति नहीं है। अपराध भी है, महिला अपराध भी बड़े हैं, हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और उसको वो कैसे चला पाते हैं। जी, तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी, जनता की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी तरह से, जितने सारे विचार यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग वर्गों के हैं, तो वो जो विचार है वही बताते हैं कि जनता किस तरह से सोचती है। अब आपके मंत्रिमंडल में जिस तरह की तस्वीर आपने दिखानी चाहिए आप बोल रहे हैं, और दरअसल जो दिख रही है उसका फर्क काफी बड़ा है। पहले तो मैं सभी के सुझाव का स्वागत करता हूँ, और सुझाव पर अमल भी होता है समय समय पर, अगर ठीक होते हैं सुझाव तो। हमारे जगदीश जी भाई साहब ने, दो लोगों ने बात की कि इन युवाओं को मौका क्यों दे दिया, दिया कुमारी जी को क्यों दे दिया, या जो नए चेहरे हम लोग लेकर आए हैं। मीना जी, कभी न कभी कोई व्यक्ति नया ही होता है, कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वो नया ही होता है। अगर उसको मौका ही नहीं देंगे तो उसकी क्षमता का कैसे पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वरिष्ठों की बात की, मदन जी दिलावर हमारे स्कूल एजुकेशन में है, गजेंद्र सिंह जी है, किरोड़ी लाल जी है। बार बार मेरे को एक बात याद आती है, हम छोटे थे जब देखते थे कि क्रिकेट टीम का जब भारत में चयन होता था तो 7 खिलाड़ी फिक्स होते थे और 4 में चेंजेस होता था। ऐसा भारत अब नहीं है, ऐसी भाजपा अब नहीं है। भाजपा हर कार्यकर्ता को मौका देने में विश्वास करती है और मौका दे भी रही है। अब आता हूँ मैं गजेंद्र सिंह जी की बात पे। गजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पर्ची आती है। मेरे को याद है 25 सितंबर की घटना, आपने तभी ताजा ही विधायक दल की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया है, एक लाइन में किया नेता प्रतिपक्ष के लिए, आला कमान जो कहेगा वो मानेंगे। क्यों किया भाई? विधायक दल की बैठक में नाम तय कर लेते, हमारा ये नाम है, आला कमान को भेज देते। आला कमान मोहर लगाता है नहीं लगाता अलग बात थी, लेकिन आप लोग तो पिछले 65 साल से एक लाइन का प्रस्ताव पारित करती है इनकी मंत्री, इनका विधायक दल, कि आला कमान जो करेगा वो फाइनल है। अब आता हूँ वेट एंड वॉच। हमारे गजेंद्र जी ने वेट एंड वॉच की भी बात की। वेट तो गजेंद्र जी करना है, मेरे को ऐसा लगता है कई दशकों तक करना है, केंद्र में और राज्य में। क्योंकि जिस प्रकार की नीति आप लोगों ने चलाई है, जिस प्रकार का धोखा राजस्थान की जनता को आपने दिया था, वो खुल गया है।
और राजस्थान की जनता ने आपके हर प्रश्न का जवाब दे दिया चुनाव के अंदर, और सटीक तरीके से दिया है और ताकत के साथ दिया है। तब आप इन बातों को भूल जाइए, वेट एंड वॉच करिए। आप किसका करेंगे वेट? आप सत्ता नहीं आने वाली है आपके पास, ये आप तय रखिए। अब बताओ, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे सिसोदिया जी के बारे में। सिसोदिया जी को सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सिसोदिया जी आज कहाँ हैं और क्यों हैं? शराब और शिक्षा दोनों का क्या तालमेल है, क्या घालमेल है, ये भारत की जनता ने देख लिया है। भगवान नहीं करे इस प्रकार से हमारे भी मंत्री प्रसिद्ध हो और हमारे मंत्रियों का इस तरीके से नाम लिया जाए, लेकिन ये भाजपा में ऐसा संभव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चेतन जी जुड़ा हुआ एविडेंस ना तो किसी को रखना बहुत आसान है, ना तो एविडेंस है किसी के पास, वर्षों की ना किसी के पास एविडेंस है, ना रिकवरी है। आप ये भी तो देखिए ना, विधायक बनता है और मंत्री बनता है, वर्षों की तपस्या, एक दिन की तपस्या नहीं है। और जिन चेहरों का आप नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं नए नए हैं, बिल्कुल वो है, लेकिन उनका संगठन का अनुभव, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनका अनुभव, इन सब का जब तालमेल देकर जब ये मंत्रालय चलाएंगे, मीना जी अपन डिबेट में आते हैं, मैं भी आता रहता हूँ, आप देखेंगे इस राजस्थान की जनता का डबल इंजन की सरकार। और अभी घाटे की भी बात की, कई मित्रों ने बजट घाटे की बात की, बिल्कुल सही है। चुनौतियां हैं हमारे सामने, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से 4.5 साल इस देश का, प्रदेश का शासन चलाया है और जिस प्रकार से इन्होंने पैसों का दुरुपयोग किया, ये चुनौती है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम चुनौती से पार पा करके हम कोई बहाना नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे केंद्र मदद नहीं कर रहा, हम ये नहीं कहेंगे पैसा नहीं है। हम हर चुनौती से पार पा करके और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। ये इसके लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर चेतन, समझ में आती है आपकी बात कि लोग अपने लिहाज से, अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं और हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे। लोगों को रिजल्ट का वेट करना चाहिए। आपकी बात को हमें इस तरह से समझना चाहिए। कपिल राजगुरु जी, आपको बड़ी आपत्ति थी डॉक्टर चेतन की बात से। जी मैम, मैं यही कह रहा था कि पहले हिंदुस्तान के अंदर शासन चलता है, लेकिन मोदी जी हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत का मतलब है कि रात को उठ के जो बात कह दी सुबह सुबह, वो बात ही कानून हो जाता है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो पीएमएलए एक्ट बनाया गया था, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और अभी सारे विपक्ष के ऊपर सिर्फ उसी के अंदर केसेस करते हैं ताकि 6-8 महीने बेल ना मिले और तब तक लोकसभा निकल जाए। अभी अरविंद जी के भी पीछे इसी चीज में पड़े हुए हैं। तो लेकिन जहां तक बात, मैं फिर चेतन जी को कहना चाहता हूं, एक बार चेतन जी आप दिल्ली के स्कूलों में जाइए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाइए। अभी एक नया केस भी एलजी साहब ने सीबीआई को हैंड ओवर किया है दिल्ली के दवाइयों से रिलेटेड। तो मैं यही कहना चाहता हूं मैम कि हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार अगर होता तो ना तो रिकवरी हो पाई है अभी तक। पिछले 9 महीने में करीब करीब 1000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की, उसके बावजूद भी सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार किया है, जेल में रखा हुआ है, कोई रिकवरी नाम की चीज नहीं है। तो मेरा ये कहना है चेतन जी को कि चेतन जी, दादागिरी से कितने दिन सरकार चला लेंगे? सरकारें ऐसी नहीं चलती हैं। सरकार चलाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है, कानून व्यवस्था नाम की चीज होती है। इस तरह से दादागिरी से सरकारें नहीं चलती। लेकिन अगर इसी तरह से राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था और जब वनवास से वापस निकले तो जो राम जी वनवास गए थे, वापस आते पुरुषोत्तम श्री राम थे। तो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर हो, तो वो उभर के निखर के ही आएगा, चिंता मत कीजिए। और जहां तक आरोपों का सवाल है, आरोप मैं आप पे लगा सकता हूं, आप मुझ पे लगा सकते हैं। रिकवरी कितनी हुई ये बताइएगा। 338 करोड़ रुपए का जो घोटाला बता रहे हैं, उसमें से रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी 1 रुपए की नहीं हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जब से टेक ओवर किया, नया कानून बनाया सेक्रेटरीज वाला, तब से पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर व्यवस्था चौपट हो गई है। चाहे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि अब सारे सेक्रेटरीज ऑर्डर मानना बंद कर दिया है। आतिशी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उनको भी रोक दिया गया काम से, नए स्कूल बनाने से, है ना। तो इस तरह से भाजपा, क्योंकि खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, तो जो दूसरों को भी रोक रहे हैं। इनकी आदत है, जिसका सर्टिफिकेट गलत हो वो आदमी एजुकेशन की क्या वैल्यू समझेगा? तो ये तो व्यवस्था, देखिए ये बिल्कुल सही बात है ना। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी के काम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। सत्येंद्र जैन साहब के काम दिल्ली बोलती है, और शायद यही वजह है कि दिल्ली की सरकार ने बनाने के लिए दिल्ली की जनता ने एक मुफ्त में वोट दिया है, एक तरीके से वोट दिया और एक जगह पे वोट दिया है, जिसकी वजह 63 सीटें आई है ना, 70 में से। तो बहुत बड़ा मायने रखता है। आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, मैं आपको मूर्ख बना सकता हूं, पर जनता मूर्ख नहीं बनती है।
ध्यान रखिएगा। लोकसभा में आपको 0 मिला था, याद है? पहली बात तो ये। दूसरी बात बताता हूँ, दूसरी बात, ये वही आम आदमी पार्टी है जो टीवी पे चीख चीख के कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होती रहेगी। ये वही लोग है जो शीला दीक्षित के घर के ऊपर एसी गिनाते थे, इतने एसी लगे हुए शीला दीक्षित जी के घर पे। ये वही लोग है। इसीलिए मैंने एक वर्ड का आपने सुना इस्तेमाल किया होगा चेतन इनको। जी, ये बीच में बोले ना, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, इसीलिए वर्ड का मैं इस्तेमाल बीच में किया नहीं हुकूमत। बोलता हूँ, मेरी आदत आप में नहीं है। आप जो बात कर मेरी रहे हैं आदत वो में है नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप भी सुनने जी का जी धैर्य जी रखिए। आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरी सुनी, आगे भी सुनूंगा। जो पार्टी रामलीला मैदान पे अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी के लोग जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है हमें दुख होता है। और आप जब बचाव करने की बात करते हैं तो आपने न्यायालय ने आपको राहत क्यों नहीं दिया आज तक? आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपके पास न्यायालय में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कितनी बार बेल के लिए अप्लाई किया सिसोदिया जी ने, कितनी बार सत्येंद्र जी ने किया, क्यों नहीं मिल रही है बेल न्यायालय से? आप लोग रखिए अपनी बात। अगर आप दूध के धुले हैं, और मैं कह रहा हूँ दूध का दूध और शराब का शराब अलग अलग हो जाना चाहिए। अरे भाई, कहाँ शिक्षा नीति, कहाँ शराब घोटाला, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूँ कि किस प्रकार से आपने राजस्व घाटा किया है। जिस 300 रुपए पर बोतल राजस्व सरकार को मिलता था, उसकी जगह आपने 3 रुपए लाके खड़ा कर दिया। किसके लिए किया आपने? क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस पैसे का विज्ञापन में प्रयोग करना था। और आपके तभी भगवंत मान जी बोले, एक थी कांग्रेस, सुना आपने? नहीं सुना होगा शायद आपने। क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? और यहाँ आकर के आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं। भगवंत मान जी ने मीटिंग में कहा कि एक थी कांग्रेस, इनका मतलब तो कांग्रेस अप्रासंगिक होगी हमारे लिए। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट तंत्र में डूबी हुई सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री जेलों में बैठे हैं, और जिस निर्लज्जता के साथ आप लोग उनका बचाव करते हैं, ये बड़ा दुखद है भारत की राजनीति के अंदर। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है बिल्कुल वो बात गलत है। क्योंकि पहली चीज, अगर आपको पीएमएलए एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उस एक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है 6 महीने तो आप बेल ही नहीं मिलेगी, एक चीज। दूसरा, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिकवरी नाम की कोई चीज होती है जो अभी तक हुई नहीं है। नहीं जा रहे हैं, संबंध दे रहे हैं, केजरीवाल जी को जा नहीं रहे हैं, और ईडी से क्वेश्चन कर रहे हैं सामने से। आप कह रहे थे केजरीवाल जी ने समन का जवाब दिया, केजरीवाल जी ने समन का जवाब दिया। अब मुझे बताइए, समन का जो जवाब दिया, उसमें जो सवाल पूछे गए ईडी अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाई। केजरीवाल जी ने साफ साफ सवाल पूछा है कि बताइए किसको बुलाया, आम आदमी पार्टी के लीडर को बुलाया या सीएम को बुलाया? अगर सीएम को बुलाया तो प्रोसेस गलत है, आम आदमी पार्टी के लीडर को बुलाया तो मेरा कोई शराब नीति से लेना देना नहीं है। इस तरह से बात नहीं होती ना। भग क्यों रहे आप? अब जाइए। भग कौन रहा है? आप दूध भग कौन रहा है? हम तो आज भी बोलते हैं, लेकिन जबरदस्ती दादागिरी और गुंडागर्दी से शासन नहीं चलता। दादागिरी और लोग अपना अनुशासन बनाए रखें, लेकिन आप दोनों ही विषय से भी भटक गए और अनुशासन को भी भूल गए। प्लीज आप लोग ध्यान रखिए कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो अलग है, वो राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान की सरकार है, उस सरकार की जो कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट के जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, जो फेस है, उसी से तय हो रहा है कि वो सरकार राजस्थान को क्या देना चाहती है। चेहरों की बात कुछ चेहरों की हमने की है, बाकी के बहुत सारे जो चेहरे, पहली बात तो ये है कि तमाम वो नाम, इन 4-5 नामों के अलावा मुख्यमंत्री का नाम जो कि पहली बार के एमएलए है, डिप्टी सीएम दोनों हैं, उनके नाम, और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह खीमसर, इन 5 नामों से आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। छठे नाम की अगर हम चर्चा करें तो मदन दिलावर का मैंने नाम लिया, कुछ संगीता जी ने 1-2 नाम, मारवाड़ को जितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो क्या संदेश देता है जगदीश जी? बीना जी, ऐसा है, ये तो एक मंत्री के डिपार्टमेंट में इसी ढंग से विवेचना हो सकती है, लेकिन एक मोटी बात मैंने शुरू में कही थी कि जो बड़े विभाग हैं वो नए लोगों को दिया। चेतन जी ने ये कहा था कि नए तो पुराने होते देर नहीं लगेगी, यानी कि जैसे वो काम करेंगे उनको अनुभव मिलेगा, देर नहीं लगेगी। देर तो नहीं लगेगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास आदमी अवेलेबल होते हुए भी आपने ये काम किया। ऐसा नहीं है कि आदमी अनुभवी और पुराने लोग नहीं थे। इस कैबिनेट में बहुत सारे पुराने लोग हैं, अनुभवी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपने दिया कुमारी जी को ये काम दे दिया है तो क्यों दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा भी नहीं था उनको, वैसे आपने ये कोट किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिया कुमारी जी को काम से इतना लाद दिया गया है
कि अब तो उनको जो है बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही गिनाया था कि वित्त विभाग अपने आप में ही फुल फ्लेजेड मिनिस्टर का काम है, उसमें मतलब एक से भी होना बड़ा मुश्किल है। फिर इसमें यूडीएस दे दिया, राजस्थान भर का अर्बन डेवलपमेंट उसके अंदर आता है, हाउसिंग उसके अंदर आता है, कहाँ प्रोजेक्ट बनाते घूमेंगे ये। टूरिज्म दे दिया, जो सारा दिन घूमने का ही काम है जिसमें, तो वित्त विभाग संभालेंगी तो सेक्रेटरीट में बैठेंगी या टूरिज्म का काम संभालेंगी और उनको जाकर प्रोजेक्टों को देखते घूमेंगी। तो कंफ्यूजन सा लगता है मेरे को पूरा। हालांकि और जी। डिपार्टमेंट भी और लोगों के पास भी है ऐसे जी। डिपार्टमेंट कि, तो लेकिन एक चीज झलक इसमें जरूर मिलती है कि जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के डिपार्टमेंट हैं वो आरएसएस से जो ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर बने हैं इसमें, उनको दिए गए। जैसे दिलावर जी को दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमेशा एजुकेशन ऐसे ही आदमी को दिया जाता है। जैसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये बहुत बड़ा विभाग है, पूरा राजस्थान ही समेटता है। पंचायती राज पूरा राजस्थान तक कवर करता है और एक एक ग्राम पंचायत तक जाता है। तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जो किरोड़ी लाल जी को मिले हैं पंचायत, और ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट उनको मिले, लेकिन वो हाईलाइट होने वाले डिपार्टमेंट नहीं है, उनमें ग्लैमर कम है, उनमें पैसा कम है। पैसा तो होने को बहुत होगा, लेकिन वो पैसा इस काम के लिए है कि ग्राम पंचायत की सेवा करें या पैसे अपनी सेवा करें, इस तरह का नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे दिए गए हैं, वैसे मैं मानता हूं कि ये सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन इतना भी बोझ नहीं डालना चाहिए। कितना उनको, अगर वाकई ये कहा जा रहा था पहले से कि दिया कुमारी जी को ग्रूमिंग का टाइम चल रहा है, ग्रूम कर रहे हैं एज ए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, तो अगर एज ए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ग्रूमिंग करने के चक्कर में उनको फेल करना चाहती है सरकार ही, तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब ग्रूमिंग में 4 बड़े डिपार्टमेंट उनको दे दिए, ऐसी ग्रूमिंग होगी कि वो तो खुद भी कुछ फेल नहीं हो जाए, तो मैं इस रूप में कह रहा हूँ। जी। तो ये संभावनाएं और आशंकाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। राजीव तिवारी जी, संभागों का जो हम देखते हैं कि किस संभाग को कितना न्याय मिला, तो आप यहाँ पर संभागों की स्थिति कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, संभागों के हिसाब से जिस तरीके से मंत्रिमंडल में संभागों का रिप्रेजेंटेशन था, उसी हिसाब से आप देखिए कि उतना ही महत्व, अब जैसे जयपुर में चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उनको उसी हिसाब से बहुत बड़े वाले विभाग जो हैं, जो वेटेज वाले विभाग हैं, वो उनको दे दिए गए। ऐसे ही जो अलग अलग संभाग में जैसे जैसे मंत्री बनाए गए, जैसे जैसे उनको उसी हिसाब से पोर्टफोलियोज भी दिए गए। अब आप देखिए, जैसे अभी जोगाराम जी को संसदीय कार्य विभाग दिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। पूरी विधानसभा का संचालन उनके पास में रहता है। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में शांति धारीवाल जी के पास ये विभाग रहता था, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही पहले बीजेपी की सरकार में राजेंद्र राठौड़ जी को मिला था ये विभाग, या कटारिया जी के पास रहता था। तो वो उस लेवल के उतने अनुभवी, जिनको कि विधानसभा में उतना अनुभव हासिल हो फ्लोर मैनेजमेंट का, वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए था। इसमें अगर ये संसदीय कार्य का जो है ये किरोड़ी लाल जी को या और जो दूसरे ये मदन दिलावर जी को दिया जाता तो ज्यादा मेरे हिसाब से वो इनके लिए लाभदायक होता बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए। तो यही जो है सारा, अब देखिए जो सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं ये 3 लोगों में 4 लोगों में बट गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों में। बाकी लोगों के पास या तो उनके मातहत काम करने का एज ए स्टेट मिनिस्टर उन विभागों में काम करने का है, या वो, तो उनके पास इतना, और आजकल का जो ट्रेंड बन गया है मिनिस्ट्री में कि जिसके पास कैबिनेट का जो पोर्टफोलियो रहता है वो अपने स्टेट मिनिस्टर को, या भी कांग्रेस की सरकार में भी यही था
कि गहलोत साहब के पास जितने प्रमुख विभाग थे उनके स्टेट मिनिस्टर्स के पास उसका काम ही नहीं था। वो उसको देख ही नहीं पाते थे क्योंकि सारे निर्णय तो वहां से होने थे, स्टेट मिनिस्टर का कोई महत्व ही नहीं रह गया था वहां पे। तो वैसा कुछ यहाँ पर ना हो जाए कि ये जो बड़े विभाग हैं जैसे वित्त का है, कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं। गजेंद्र सांपला जी, जब कैबिनेट जी, की जी। चर्चा हो रही है तो एक सवाल आपसे बनता है जो हर बार चर्चा में शामिल होते हैं, तब ये उठता है। आपने पर्ची का सवाल उठाया तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ने उस पर्ची का जिक्र किया जो आपने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो नाम तय करना है उसको लेकर। जी, जी। तो आपके यहाँ पर क्या रहा है? दरअसल ये बात रोज होती है, हर दिन इसकी चर्चा होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति का चयन ही इतना मुश्किल हो गया है कांग्रेस पार्टी में। कैबिनेट चुनने की नौबत आती तो क्या होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी उपचुनाव, आज पोलिंग हो चुकी है, 2 दिन बाद इसका रिजल्ट है। इस चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे, इसके बाद घोषणा की जाएगी। तो संभवतः 8 तारीख को या 9 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये तो पार्टी के लेवल पर तय होना है और तय हो चुका है। अब सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है, तो 8 को या 9 को डिक्लेयर करेंगे। तो अब आप थोड़ा पहले आ गए हैं। आपके बाकी प्रवक्ता जितने साथी लोग आते थे वो बोल रहे थे विधानसभा शुरू होनी है उससे एक दिन पहले नाम आ जाएगा। आप आज थोड़ा सा आपकी रफ्तार जो है वो बीजेपी ने बढ़ा दी है, यूं कहना चाहिए गजेंद्र जी? नहीं, रफ्तार नहीं, पार्टी अपना काम कर रही है। लगातार दिल्ली लेवल पर मीटिंग्स भी हो रही है, हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स भी हो रही है, हमारी सीट शेयरिंग पर भी काम चल रहा है। लगातार हमारा काम जो पार्टी लेवल पर करना है वो चल रहा है। उधर हमारी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जो है वो भी चालू हो रहा है 14 जनवरी से, उस पर भी काम हो रहा है। पार्टी अपने लेवल पर जो काम करना चाहिए उस पर लगातार पूरी कटिबद्धता के साथ में काम कर रही है। तो एक व्यक्ति हर चीज एक्सपोजर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। मैंने आपको पहले भी कहा था गजेंद्र जी, एक व्यक्ति का फैसला करने में कांग्रेस पार्टी को जी, 32 दिन कम पड़ गए हैं, तो बीजेपी को फिर इतना समय लगना लाजमी है, ये कहना चाहिए क्या? देखिए, बीजेपी के निर्णय और कांग्रेस के निर्णय में बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया गया है और बीजेपी को सत्ता में लाया गया है। बीजेपी के पास सत्ता की जिम्मेदारी है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर काम रुके हुए पड़े हैं। सभी अधिकारी इस बात की ताक के अंदर है कि भाई हमारा ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर लिस्टें आएगी, हम रहेंगे इस पद पर या नहीं रहेंगे, मंत्री आएगा उसकी क्या सोच होगी। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पिछले करीब 1.5 महीने से ठप की स्थिति के अंदर है, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित रूप से इनका डिक्लेरेशन बहुत जरूरी था, जल्दी था, राजस्थान के हित के अंदर, और उसमें इतना समय लगा। तो एक कांग्रेस मजबूत विपक्ष के नाते आवाज उठाना, ये बात कहना लाजमी बनता है जिसको कहा गया है। प्रतिपक्ष का नेता चुनना है बिल्कुल, और चुनने की हमारी प्रक्रिया को। गजेंद्र जी, ये जो कैबिनेट पर इतनी सारी चर्चा, इतने सारे विचार, इतने पक्षों के जो आए हैं, इसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी की जो कैबिनेट है वो जनहितों को पूरा करने में कितनी कामयाब होती आपको दिख रही है? देखिए मैडम, जिस तरह से एक विपक्ष के नाते शुभकामनाएं पहले भी दी है, आज भी दे रहे हैं कि अच्छा काम करे, इसमें कहीं दो राय नहीं। राजस्थान की जनता ने जनमत दिया है। अब ये तो समय के अनुसार ही पता लगेगा कौन किस लेवल का काम करता है और काम पर कौन खरा उतरता है। डिपार्टमेंट्स की बात है, इन्होंने सोच समझ करके डिपार्टमेंट दिए होंगे, उस पर भी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है कि आज जिसको डिपार्टमेंट दिया गया उसकी कार्यशैली को देख करके ही पता लगेगा कि वो क्या कर पाते हैं। लेकिन जो देरी हुई है, ये एक सवाल बनता है कि देर होना निश्चित रूप से राजस्थान के लिए हितकर नहीं है। बहुत सारे निर्णय आज पेंडिंग पड़े हैं जिसकी वजह से आज राजस्थान को आगे बढ़ने के अंदर
बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल स्थिति की जहां तक बात है, किस तरह से देश की सरकार ने आज 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा इन 9 साल में ले लिया है। पिछले 67 सालों के अंदर जो देश के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, इतनी सरकारें रही है, उन्होंने देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया और एक ही अकेली केवल केंद्र सरकार 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बैठी है और राज्य सरकारों को कह रहे कि कर्ज में डुबा दिया। कितनी मतलब हास्यास्पद बात है। इतिहास लिखा जाएगा इस बात के लिए कि 100 लाख करोड़ रुपए अपने इन जी गजेंद्र जी, आपने जो डाटा या जो आपकी दलील है कि केंद्र सरकार पर इतना बजट का बोझ है, ऋण का बोझ है, उस तर्क से राज्य पर जो है वो हट जाएगा क्या? मैं कब कह रहा हूं हट जाएगा? मैं ये कह रहा हूं राज्य को हर बात के लिए इलिगेट करते हैं, अपनी सच्चाई लोगों को नहीं बताते हैं। आप देखिए 67 सालों के अंदर इतनी सरकारों ने मिलकर, जब देश के अंदर देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़ी रेलवे लाइनें, बड़े बड़े स्टेशन, बड़े बड़े एयरपोर्ट, सब कुछ बनाने के बाद देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज आया है। पिछले 9 सालों के अंदर ये देश की जनता पूछ सकती है कि मोदी जी आपने किया क्या इस देश के अंदर जो आपने 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया? आपने इन वित्तों में ला करके किस तरह से बंदर बांट की है? ये देश की जनता इस बात को जानती है। आज बुजुर्गों को मिलने वाला रेलवे के अंदर 40% महिलाओं को, 50% बुजुर्गों को, जेंट्स को रेलवे के अंदर कंसेक्शन मिलता था रिजर्वेशन के अंदर, खा गए इसको, देने के पास क्या पैसे नहीं है। आज देश तरक्की कर रहा है तब देश इनको आज 60 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति रिटायर होता है, उसको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। जब देश की स्थिति कमजोर थी तब देश पेंशन दे रहा था 70 सालों से, ये आकर के पेंशन बंद, पेंशन नहीं दी जाएगी। वो व्यक्ति क्या करेगा मुझे बताइए, जिसने रिटायरमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए तनख्वाह ली है और दूसरे दिन उसको घर जाकर के ये कहेगा 2000 रुपए पेंशन लेके घर चलाओ। आज विवेकहीन निर्णय केंद्र की सरकार 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां है 2 करोड़ रोजगार? अगर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष इस देश को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देती तो आज ये समझिए राजस्थान को 9.5 सालों के अंदर करीब 54 लाख रोजगार मिलते। और अगर 54 लाख रोजगार मिलते तो राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड आज की तारीख में 19 लाख बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगारी समाप्त हो जाती थी, पर केवल झूठ बोल करके, केवल जुमले दे करके। हाँ, वही मैं सोच रही थी कितने लोग कहाँ से आते और पूरे राजस्थान में अब आपके पास गजेंद्र जी, अब आपके पास उन बेरोजगारों का डाटा भी है क्योंकि 5 साल तक आपकी सरकार थी और उन बेरोजगार 5 साल तक सरकार के अंदर मैडम मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं 2,92,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और उसके साथ साथ स्किल मैनेजमेंट के माध्यम से हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले हैं कांग्रेस के समय में। इन्होंने तो स्थिति यह कर दी पिछले 5-7 सालों के अंदर केंद्र के अंदर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड और 4th ग्रेड की भर्तियां ही बंद कर दी। क्या हालत कर दी सैनिकों के अंदर, 4 साल के सैनिक आप ले रहे हो और वही सैनिक अभी उसी सैनिक की बदौलत आपके सामने ये राजस्थान के अंदर जो गोलीकांड हत्याकांड हुआ वही सैनिक उसके अंदर शामिल है। ये 4-4 साल के सैनिक 11.5 लाख रुपए देकर के आप इन तरह के बम बना करके जनता के बीच में भेज रहे हो। आप सोचो तो सही, क्या दिवालिया निकल गया? आप सोचो इस सरकार का। आज आपके पास सैनिक के लिए देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, पेंशन नहीं है, नौकरी नहीं है स्थायी। गजेंद्र जी, हम अगर सिलसिलेवार चलेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से जनता की सेवा कर पाएंगे। हम का मतलब आप और आपकी विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी। इस वक्त बीजेपी सत्ता में है और आप विपक्ष में हैं, तो आपके पास ज्यादा बेहतर ढंग से प्रदेश की सरकार को बताने के लिए आंकड़े भी हैं और रोड मैप भी देने के लिए है, क्योंकि आपकी सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं बनाई थी। अब उनमें से कौन सी योजनाएं इस कैबिनेट जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसके कौन से डिपार्टमेंट को कहां कैसे काम आ सकती है, ये जरूर बताना चाहिए आपको। मैडम कांग्रेस जब योजनाएं दे रही थी, कांग्रेस जब योजनाएं दे रही थी यही भाजपा कह रही थी रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज 450 500 रुपए में सिलेंडर हम दे रहे थे, 450 में सिलेंडर अब रेवड़ी नहीं है, अब रेवड़ी नहीं है, अब ये जरूरत हो गई है। क्या ये दोगलापन नहीं है?
आप 80 करोड़ लोगों को आप खाद्यान्न दे रहे हो, गेहूं उपलब्ध करवा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आज देश के अंदर 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। जी 80 करोड़ लोगों, यानी 80 करोड़ लोग आज कमा के नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है आज यही कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कि आपके सामने बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया प्रवक्ता भेजे, नहीं तो आपसे परेशान हो जाते नहीं, बेचारे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मैडम। देश के प्रधानमंत्री मंचों पर बयान देते हैं 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं उपलब्ध करवा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब क्या है? 140 करोड़ देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए गेहूं नहीं है, आप उपलब्ध करवा रहे हो, नेवड़िया बांट रहे हो। पड़ेगा गजेंद्र जी, आपको ये समझना पड़ेगा, हम चर्चा राज्य की कर रहे हैं और राज्य के नहीं, संदर्भ में चर्चा राज्य की कर रहे हैं तो राज्य को एलिगेट करते हैं ना रेवड़ियों में। राज्य को एलिगेट किया, आर्थिक रूप से कमजोरी है। गजेंद्र जी, आपको क्रेडिट लेना चाहिए, आपने राजस्थान की जनता के हित में 450 सिलेंडर लाके खड़ा कर दिया है। बीजेपी की मजबूरी हो गई, देना पड़ रहा है, आपको क्रेडिट लेना चाहिए ना इस बात का। पर मैडम क्रेडिट अपनी जगह पर है, लेकिन झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना ये गलत है। कि झूठे आश्वासन देना, झूठी लफाजी करना, बड़ी बड़ी बातें करके छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े इवेंट बनाना, अपने आप को भगवान राम से बड़ा पेश करना, ये जो ओछी मानसिकता है, ये जो संकीर्ण मानसिकता है, इस मानसिकता पर प्रहार जरूरी है। आदत डालिए। वर्तमान ये है कि इस वक्त बीजेपी की सरकार है और आप विपक्ष। एक लाइन में जवाब मेरे को भी देना। वर्तमान ये है, नहीं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आप लोग दोनों जो है ना वो डिबेट का विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। नहीं, डाइवर्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात का मैं जरूर हमारे मित्र गजेंद्र जी को बताना चाहता हूँ कि आवेश में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कांग्रेस के अंदर अगर कांग्रेस ईमानदारी से आत्मचिंतन कर लेती तो 400 से 40 पर नहीं आती। इस तरीके से जो जुमलेबाजी चलती है ना चैनलों पे बैठ करके, उसी का नतीजा है कि आत्म मंथन नहीं करती कांग्रेस, अपनी कमियों पे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कांग्रेस ने जुमला दिया था। अगर ध्यान 15 लाख खाते में आएंगे, ये कांग्रेस ने जुमला दिया था। नहीं होती। और कांग्रेस आज कांग्रेस की उपज का हम दुगना मूल्य देंगे, क्या ये कांग्रेस ने वादा किया? गरीबी की मैं आना चाहता हूँ, मैं एक मीना जी एक लाइन में खत्म करता हूँ। अभी गजेंद्र जी ने बात की गरीबी की। 65 साल तक आप लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के सरकारें बनाई थी। दूसरी बात, आपके कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है? क्यों पहुंचता है 15 पैसे? इसीलिए पहुंचता है कि आप लोगों की कथनी और करनी में जो लूटने की संस्कृति थी उसको भारत की जनता समझ गई है और आपको जवाब देना शुरू किया है। जब आप 400 से 40 पर आ गए, और राजस्थान की बात करता हूँ, आपको कभी राजस्थान में बहुमत नहीं दिया राजस्थान की जनता ने, कभी आपको 92 पर अटकाया, कभी आपको 99 पर अटकाया। हमें पूर्ण बहुमत की सरकार देती है राजस्थान की जनता। क्यों देती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान की जनता विश्वास करती है, उनके संकल्पों पर विश्वास करती है। आपकी गारंटियां फेल हो जाती है, हमारी गारंटियां मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगाती है राजस्थान की जनता। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज की बात करनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो कैबिनेट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, उसमें शुरू के 5-6 नाम के आगे बढ़ नहीं पाए 7वें नाम तक। जगदीश शर्मा जी अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, भरतपुर, ये जो है मतलब इनकी स्थिति को देखते हैं तो मुख्यमंत्री भरतपुर को मिल गया, लेकिन बीकानेर और शेखावाटी को आप कहाँ कितना न्याय देख रहे हैं इसमें? देखिए मीना जी, ऐसा है, मिनिस्टरों को तो सबको विभाग मिला है। वो तो उसी दिन तय हो गया था कि जिस दिन कैबिनेट के मिनिस्टर बने थे। आज तो डिपार्टमेंट बताए उसके बाद, आज डिपार्टमेंट बताए। और आप देखिए कि ये जो अभी गिना रहे थे, ये संगीता जी बता रही थी कि राजस्थान कैनाल का डिपार्टमेंट उधर के आदमी को दिया गया, वेस्टर्न राजस्थान को। बहुत बढ़िया बात है। और क्योंकि उसका अब लास्ट फेज में जो कुछ भी काम है वो अब उधर ही ज्यादा है, इसलिए वहीं के मंत्री को दे दिया, जो उस समस्या को ठीक से समझ भी सकता है, लोगों की सुन भी सकता है वहीं की वहीं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, सारे मंत्रियों को डिपार्टमेंट मिला है और सारे मंत्रियों को एक से एक बढ़िया डिपार्टमेंट मिले।
अब तो हम ये देखना चाहते हैं कि काम कैसे करके दिखाते हैं, कि काम करने की क्षमता कितनी है, कितना समझते हैं अपने डिपार्टमेंट को, या 2-4 महीने में समझ लेंगे डिपार्टमेंट को समझकर, और फिर उसके बाद देखिए, ये तो काम करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हमारे देश में इतने सारे चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने, सारा कानून वही है, नियम वही है, लेकिन टीएन शेषन ने आकर पूरी फिजा बदल दी और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इधर उधर शिकायत करती हुई घूमती रहती थी, किसी की सुनी नहीं उन्होंने। वही इलेक्शन डिपार्टमेंट है, वही नियम है, वही कानून है। तो कोई काम करने वाला होता है ना, वो उसको ढंग से स्टडी करके और कहीं न कहीं रास्ता निकालता है और अच्छे काम करके दिखाता है। तो अब अभी हम तो भी सबके सामने चुनौती है कि अपने आप को प्रूव करना है। इस वक्त जो मंत्री नए बने हैं, ज्यादातर मंत्री पहली बार बनने वाले हैं, दूसरी बार मतलब मंत्रालय तो उन्हें पहली बार मिले हैं, विधायक भले ही दूसरी तीसरी बार भी बने हो। तो ऐसे में उनके सामने चुनौती भी है और सीखने की प्रक्रिया भी है। प्रूव करने का एक कहीं ना कहीं जद्दोजहद भी ज्यादा होगा इस बार। डिलीवरी की कोशिश भी ज्यादा होगी कि भाई हमें मौका मिला है तो हम जो है वो रिजल्ट दे। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें राजीव तिवारी जी, तो इस कैबिनेट से उम्मीदें ज्यादा करनी चाहिए कि अनुभव वालों को अगर मिलता तो उनका पहला ध्यान जो शुरू में डिबेट में आया था चर्चा में कि भाई पहला ध्यान ये होता है कि कहाँ भरना है, कौन सा घर भरना है, और अब यहाँ ये होगा कि भाई पहले कहाँ से शुरुआत डिलीवरी की करनी है कि किसको प्रदेश को किस हिस्से में क्या जाए। क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए इस तरह की? बिल्कुल, अभी तो उम्मीद के अलावा और कर भी क्या सकते हैं अपन? कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई इनको जो चीज मिली है उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और अपने विभागों के जो कामकाज हैं उस पर सर्वोच्च रहकर राजस्थान को भी एक नंबर का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएं। यही उम्मीद की जा सकती है अभी तो। और आगे यही मैंने शुरू में भी कहा था कि अगले जो 5-6 महीने हैं वो इनके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो सीख जाएंगे वो कर जाएंगे और जो नहीं सीखेंगे वो डूब जाएंगे। तो फिर जो आगे अभी 5 मंत्रियों की जगह शायद इसीलिए छोड़ी हुई है कि अभी 5 मंत्री और रख सकते हैं, 30 जनों का मंत्रिमंडल बन सकता है, कि जो पोर्टफोलियोज अभी दिए हैं वो हो सकता है उसमें से कुछ जो अगले 5 मंत्री आएंगे उनमें शिफ्ट हो जाए, जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी वो बने रहेंगे, उनके पास वही विभाग, और जिनकी परफॉर्मेंस कहीं थोड़ी बहुत खराब होगी या बिल्कुल ही खराब होगी उनके विभाग जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिए जाएंगे। जी संगीता जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, बस संक्षेप में। इन्होंने जो जिम्मेवारी दी है मंत्रियों को, जो विभाग बांटे हैं, सबसे है कि सभी बहुत बेहतरीन काम करें और जो चुनौतियां हैं उनको बेखूबी उनको उसका सामना करके और अच्छा सी रिजल्ट दे। मगर अभी तक जो भी मेरा जो पिछले कई सालों से जो अनुभव रहा है कि जो हर 5 साल बाद सरकार बदलती है तो हर बार मंत्री ही जिम्मेवार रहते हैं, चाहे वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ या अशोक गहलोत के समय हुआ। जो नाराजगी थी मंत्रियों से थी, उनकी कार्यशैली को लेकर थी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब जो नए मंत्रियों को जो विभाग मिले और ये जो नए मंत्री अपने जो जिम्मेवारी मिले उसे अच्छी तरह निभाए, ताकि बाद में उनके खिलाफ भी एक सत्ता विरोधी माहौल नहीं बन पाए। जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नए मंत्रियों से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है इस प्रदेश को, और नई कैबिनेट के जो भी मंत्री बने हैं उन्हें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो राजस्थान की जनता की अगले 5 साल सेवा करें, और न सिर्फ सेवा करें बल्कि नए कीर्तिमान अपने कामों से स्थापित करें, ताकि उन्हें जो जिम्मेदारी और जो कार्यभार दिया गया है उसके साथ वो ठीक से न्याय कर सकें और दोबारा मंत्री बनने का सपना भी देख सके। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।